हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का द स्टडीज प्लेटफॉर्म पर। और डेफिनेट सी बात है कि आप सभी लोगों ने आज यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा। तो उसमें मैं अभी इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ कुछ एथिक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। देखो, इकोनॉमी हमेशा की तरह करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसको यूपीएससी ज्यादा पूछती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर आप इकोनॉमी क्वेश्चंस देखोगे, और देखो कभी ऐसा नहीं होता यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि इकोनॉमी के साथ में ऐसा होगा क्वेश्चन कम आए हैं या क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा से ही 15 से 20 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ही, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में आपने रेगुलर बेसिस पर चीजों को एनालाइज किया होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि आप लोगों ने इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म किया होगा। चलिए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमी से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और हम उनको कैसे सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 38 में है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो, जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सामने देखो आप लोग, जो नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्यारे बच्चों, इसका एक इनिशिएटिव है या इसके अंतर्गत आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसका एक इनिशिएटिव है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। और जो ये एनएमएसए है ना, जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, प्यारे बच्चों, इसको इनिशिएट ही किया गया था क्लाइमेट रिस्क को मिनिमाइज करने को लेकर। देखो, ये तो आप लोग जानते हो ना कि क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने से क्या होता है कि जो पूरा क्रॉप पैटर्न है ना, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, कभी मानसून लेट आता है, कभी जल्दी आता है, कभी हैवी रेनफॉल होता है। तो निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्रॉप पैटर्न पर पड़ता है। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं, या भारत का कुछ रीजन तो ऐसा है कि जहां के किसान जो है वो कंप्लीटली सिर्फ मानसून पर डिपेंड नहीं है, उनके पास में इरिगेशन फैसिलिटीज है। और आप लोगों को पता होगा कि अराउंड 50% एरिया भारत का अभी भी ऐसा है जो कंप्लीटली मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर जहां पर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ये उसी रीजन के लिए है, ये उसी एरेबल लैंड के लिए है जो कंप्लीटली मानसून डिपेंड है। अब आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरियाज। देखो, अगर सिर्फ मोनोकल्चर को प्रमोट करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रोग्राम है जिसको हम लोग आरएडी बोल रहे हैं, ये उस एरेबल लैंड के लिए है जो कंप्लीटली मानसूनों पर निर्भर है। तो आप समझो कि अगर मानसून लेट आए या वहां पर बारिश एक्सपेक्टेड मात्रा में नहीं हो पाई, तो निश्चित रूप से किसान तो भूखा मर जाएगा ना। फिर अगर वो सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहेगा तो पहला तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन, ये राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखो, ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है कि अगर आप कृषि के साथ साथ में जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, अगर साथ साथ उसको भी करेंगे ना, तो किसान का जो जीविकापार्जन है, किसान का जो लाइवलीहुड है, वो बना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें से फर्स्ट और सेकंड को बाहर निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड ओनली। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ओनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने सही किया ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 भी इकोनॉमी से ही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस ऑफ ऑब्टेनिंग ओकोटेक सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क इन द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है, देख, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर करंट अफेयर जो है वो कहां तक पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एरी सिल्क को जो ओरोटेक सर्टिफिकेशन मिला है ना, सॉरी एक सेकेंड, इसको ये जो ओकोटेक सर्टिफिकेशन मिला है ना प्यारे बच्चों, ये 15 अगस्त 2024 को मिला था, 15 अगस्त 2024।
तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट करंट अफेयर्स में था, हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब पूछ लिया तो डेफिनेट सी बात है कि करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे ना, तो ऑप्शंस पढ़ने से ना आप इसको गैस कर सकते थे। अगर आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा भी इसमें रीजनिंग लगाते तो डेफिनेट सी बात है कि इसका आंसर आप लोग कर पाते। चलो खैर एक बार देखते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, NEHSDC सुना है आप लोगों ने नाम? NEHSDC, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्यारे बच्चों, ये जो ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन मिला है, ये NEHSDC को मिला है एरी सिल्क के प्रोडक्शन को लेकर। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये जर्मनी ने दिया। एक्चुअली जैसे रेशम है या सिल्क है तो डेफिनेट सी बात है कि उससे कपड़े बनते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये प्रूफ करता है या वो ऐसा बताता है कि देखो ये जो एरी सिल्क है इसकी टेस्टिंग हो गई है, इसमें कोई केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इसको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बना। जैसे आप पहला स्टेटमेंट इसमें पढ़ोगे, इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर्स टू कम्पीट इन हाई एंड मार्केट्स दैट प्रोवाइड केमिकल फ्री प्रोडक्ट। तो ये जो टेस्टिंग है वो यही बताती है कि जैसे चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, तो वो यही बताती है कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है। जब डेफिनेटली ऐसा होगा तो जो सेकंड ऑप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि इट कंफर्म्स दैट एरी सिल्क मीट्स इंटरनेशनल सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनेबलिंग इट्स एंट्री इनटू प्रीमियम इको कॉन्शियस मार्केट्स। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाता है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। आप लोगों ने सही किया ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इकोनॉमी से वो क्वेश्चन नंबर 52 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना ये डी सीरीज का है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये हमारे में तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर द सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डज नॉट कीप प्रोडक्ट इन स्टॉक एंड इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल्स टू ए थर्ड पार्टी सप्लायर who then ships the goods directly to the customer is called। एक्चुअली इस बार यूपीएससी ने ई कॉमर्स को लेकर 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ई कॉमर्स ना लगातार करंट अफेयर्स में बना रहता है। अगर आप लोगों ने मंथन मैगजीन को भी पढ़ा होगा तो उसमें भी हम लोगों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बहुत विस्तार से कवर किया गया है। एक्चुअली प्यारे बच्चों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिया का पूरा मार्केट चेंज हो रहा है। अभी आप लोग देखते हो कि हमारे मार्केट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसी पर यह क्वेश्चन पूछा है। इसमें 4 मॉडल दिए गए हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मॉडल्स पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मॉडल्स का आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे बताने की कोशिश की जा रही है कि सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डज नॉट कीप प्रोडक्ट इन स्टॉक एंड इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर्स एंड शिपमेंट डिटेल्स टू ए थर्ड पार्टी सप्लायर। जैसे एक वेबसाइट है, उसके थ्रू सेलर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को शो करता है। अब उसके पास में कोई स्टोरेज नहीं है, उसके पास में कोई वेयर हाउसेज नहीं है। वो क्या करता है कि जैसे ही कोई कस्टमर डिमांड करता है वेबसाइट पर जाकर, वो थर्ड पार्टी सप्लायर को उसकी सूचना देता है। प्राइस वो कंट्रोल करेगा लेकिन थर्ड पार्टी सप्लायर जो है वो सप्लाई करेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके थ्रू वो अपने मनी अर्न करता है और भारत में तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के मॉडल को कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल और एजेंसी रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताऊं तो जैसे एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत वो मॉडल है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे वो यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, आप कई बार देखते हो कि वीडियो के नीचे एक लिंक होता है
फिर आप उस लिंक के माध्यम से, वो बेच नहीं रहा है? वो सिर्फ उसको प्रमोट कर रहा है? प्रमोट करता है, फिर उसको उसमें वो अपने अर्निंग करता है, तो उसको बोलते हैं एफिलिएट रिवेन्यू मॉडल। ट्रांजैक्शन फी रिवेन्यू मॉडल, ट्रांजैक्शन फी रिवेन्यू मॉडल में जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के थ्रू जब आप कोई पेमेंट करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उस तरह के मॉडल को कहा जाता है ट्रांजैक्शन फी रिवेन्यू मॉडल। एजेंसी रिवेन्यू मॉडल एक तरीके से ब्रोकर्स की तरह है, जिसमें सेलर और बायर को मिलाया जाता है और ये बीच में अपना कमीशन लेता है। तो इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ मॉडल्स हैं जो आपके सामने हैं, और इसका आंसर ए हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। Which one of the following correctly represent the three key sub indices of the Financial Inclusion Index of the Reserve Bank of India? देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये सही होना ही चाहिए था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी ईयर जुलाई मंथ में इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को। तो जैसे ही आप इस इंडेक्स को पढ़ोगे तो सबसे पहले सब इंडिसेज ही आते हैं। तो ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा प्यारे बच्चों। जिसके सब इंडिसेज हैं वो क्या है? एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो उसके उपयोग का होता है, यूजेज का होता है, फिर एक्सेस और फिर उसके बाद क्वालिटी। एक्चुअली जैसे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंडेक्स है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर आपको डेफिनेशन पता है और वो किस तरीके से काम करता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसे वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका यूज आम जनता कर पा रही है नहीं कर पा रही है, सबसे ज्यादा वेटेज है। उनकी जो एक्सेस है वो लोगों तक है या नहीं है, ये फिर सेकंड नंबर पर है। वो किस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इन तीन सब इंडिसेस की हेल्प से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो इशू करता है आरबीआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा इकोनॉमी से है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा बीच बीच में कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं इकोनॉमी से कि जो ऑब्वियस हैं, जिसको आप पढ़ोगे ना अगर, तो आप उसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते, आप उसको सही टिक करोगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं कि अगर आप लोगों ने बहुत भी मेहनत की होगी ना तो भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसा हर बार होता है, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव? अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ONDC के बारे में जानते हैं? कब स्टार्ट किया गया, इसको क्यों स्टार्ट किया गया? आपने DPIIT का नाम सुना है? कि DPIIT का एक इनिशिएटिव है, और DPIIT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, DPIIT का जो इनिशिएटिव है ONDC, इसको सितंबर 2022 में इनिशिएट किया गया था, और इसको इनिशिएट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो भारत के कुछ बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनकी मोनोपोली ना बन पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे अगर उनकी मोनोपोली बन गई तो भारत के जो कुछ छोटे सप्लायर्स हैं वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, उनको नुकसान ना हो। तो इसलिए ये एक ओपन नेटवर्क स्टार्ट किया था, जहां भारत के छोटे छोटे सेलर्स भी, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो ये बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हर आदमी तो अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकता ना, हर सेलर तो अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकता ना, है? तो उनके लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ONDC। सितंबर 2022 में DPIIT ने इसको इनिशिएट किया था। तो डेफिनेट सी बात है, जैसे अगर आप इनके ऑप्शंस को पढ़ोगे तो पहला ऑप्शन है कि टू अलाउ गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आप अभी इंडिया को देखोगे तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, 1991 से पहले अगर ऐसा होता, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आता, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, इसमें पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। लेकिन 1991 के बाद जब LPG रिफॉर्म्स हो चुके हैं तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स, आपको लगता है हाँ, बाहर से इतनी फंडिंग आती है इंडिया के सर्विस सेक्टर में, तो आपको लगता है कि कंप्लीटली ये ई कॉमर्स प्लेयर्स को रिप्लेस करेगा? टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग interoperability across networks. ऑप्शन डी, टू मैंडेट UPI बेस्ड पेमेंट्स फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सी, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ
लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। डन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको जो आपको सही करना ही चाहिए था, क्योंकि देखो सभी इसके बारे में पढ़ते हैं, यूपीआई के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। अगर आपको इसमें एक छोटा सा फैक्ट भी पता है ना, जैसे यूपीआई क्या है, यूपीआई एक तो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, इंस्टेंटली जो है आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल रुपी है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा कि कैसे काम करता है, अच्छा ये बताओ कि क्या डिजिटल रुपये को आप बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हो? इसको आप बैंक से बैंक ट्रांसफर नहीं करते हो, आरबीआई का जो डिजिटल वैलेट है उसमें इसको स्टोर किया जाता है, और उसी के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपको सिर्फ इस बात का पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रुपी इज एकिन टू सोवरन पेपर करेंसी, सोवरन पेपर करेंसी के जैसा है। ऑप्शन बी, इन केस ऑफ, अच्छा हमें गलत बताना है, अभी आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो। In case of UPI settlement for end users happens instantly as the money gets immediately debited or credited, but in case of digital rupee there is no settlement as the wallet balance get transferred to another wallet। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखो। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। UPI transaction are recorded by banks and reflected in bank statement, but in case of digital rupee no data is captured in bank statement। आप बताओ कि जब आप डिजिटल रुपये को ट्रांसफर करते हो तो उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको समझने वाली है। लेकिन जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो उसका पूरा डेटा बैंक के पास होता है, वो एकदम पूरे बैंक स्टेटमेंट में शो होता है। पहली बात तो ये कि आपको यूपीआई को और डिजिटल रुपये को जो है ना, वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर तो आपको आंसर करना ही है, लेकिन आप इनको पैरेलल नहीं रख सकते हो, या ये एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑप्शन डी है कि इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लायबिलिटी लाई विद द यूजर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स। मैंने आपको अभी बताया कि देखो यूपीआई के थ्रू तो डेफिनेट सी बात है कि जो भी आपका रेस्पेक्टिव बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, आप उसके थ्रू पेमेंट कर ही रहे हो। लेकिन जो डिजिटल रुपी है उसका बैंक से लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाता है, और उन्होंने वही पूछा था कि इज नॉट करेक्ट। देखना कुछ समझ में आया क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आर करेक्ट। अच्छा, अगर आप लोगों ने टोकनाइजेशन के बारे में नहीं भी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि टोकनाइजेशन कैसे काम करता है, तो क्या फिर भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो क्या? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे माना कि कोई प्रॉपर्टी है, उसका प्राइस 1000 करोड़ है, तो उसको हर आदमी तो नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर उसका टोकनाइजेशन कर दिया जाए, उसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाए, कुछ एसेट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए, 10,000 करोड़ है, उसको छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक इंडिविजुअल भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उसी को टोकनाइजेशन कहा जाता है, और इंडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर्स 24x7 एक्सेस प्रोमोटिंग। देखो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हो रहा है, तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 24x7 काम करती है, तो डेफिनेट सी बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगी। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। डेफिनेशन में ही है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाता है ए। क्या आंसर हो जाता है इसका? ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। ए बॉन्ड whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects is called। देखो बॉन्ड क्या है, फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जिसको बेसिक समझ भी है इकोनॉमी की, तो वो भी इसको शायद गलत नहीं करेगा। जैसे बॉन्ड क्या है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। गवर्नमेंट कंपनीज एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है फंड को जनरेट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, सोवरेन बॉन्ड, तो जैसे अगर आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन पता है ना, तो आप इसको सही करो। इसे ग्रीन बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है
कि इसके थ्रू जो भी फंड जनरेट होगा ना, उसका यूज जो है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी के लिए ही किया जाएगा। सोशल बॉन्ड है, इसका यूज जो है वो सोशल एक्टिविटीज में ही किया जाएगा जो फंड जनरेट होगा। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है ना प्यारे बच्चों, इसमें इन्वायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट इसमें दोनों शामिल होते हैं। जैसे फंड जनरेट होने के बाद में गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहती है, इसको कोई कॉलेज या स्कूल्स बनवाने हैं, तो एक उसमें सोशल पर्सपेक्टिव भी है। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक सोलर पैनल लगा दिया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। सोलन बॉन्ड को तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट जहां चाहे वहां पर उसका यूज, फंड का यूज कर सकती है, तो इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 58। हाँ 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रूल इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग इज ओब्लिक आर करेक्ट? तो M1 exchange provides collateral based loans to MSME. M1 exchange facilitates discounting of invoice and bill of exchange of MSME. M1 exchange function as a credit rating agency for MSME. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखो, MSME इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। MSME से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लगातार क्वेश्चन पूछते आए हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का पता होता, या जिसको भी पता होगा, तो उसने इस चीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक्चुअली आरबीआई का एक इनिशिएटिव था ट्रेड्स के नाम से, पढ़ा आपने इसके बारे में? मैं यहां पर लिख देता हूं, आरबीआई का एक इनिशिएटिव था ट्रेड्स के नाम से, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स एक इनिशिएटिव था। ट्रेड्स के अंदर ये प्लेटफॉर्म आता है जिसको हम बोल रहे हैं M1 एक्सचेंज। तो M1 एक्सचेंज कैसे काम करता है? जैसे कई बार जैसे माना कि MSME का कोई प्रोडक्ट है और उसने अपने प्रोडक्ट को किसी कंपनी को सेल किया। कई बार कंपनी पेमेंट करने में काफी टाइम लगा देती है, 2 महीने 3 महीने, लेकिन MSME को अपना जो बिजनेस है उसको रनिंग में रखना है, तो रनिंग में रखना है तो कई बार उसके पास फंड की कमी हो जाती है। तो ये जो M1 एक्सचेंज है, इसको आरबीआई ने इसलिए स्टार्ट किया था कि अगर MSME उस इनवॉइस बिल को M1 एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है, तो प्यारे बच्चों उसको आरबीआई बहुत आसान तरीके से या कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। अब आपको इसके बिहाव पर क्वेश्चंस देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि M1 एक्सचेंज प्रोवाइड्स कोलैटरल बेस्ड लोन्स टू MSME। देखो, ये कोलैटरल बेस्ड नहीं होता, इंटरेस्ट जरूर इस पे पे किया जाता है, लेकिन ये कोलैटरल बेस्ड नहीं होता। MSME को कोई सामान यहां पर गिरवी नहीं रखना होता है। M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME। हाँ, वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट है M1 एक्सचेंज फंक्शन एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर MSME। नहीं, M1 एक्सचेंज जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह काम नहीं करता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये चाहता है कि MSME सेक्टर जो है वो सॉफ्टली रन करता रहे। डन? हाँ, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाता है सेकंड। डन? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आप थर्ड को बाहर निकालो और फर्स्ट को बाहर निकालो, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। डन? और ये जो प्लेटफॉर्म है ना M1 एक्सचेंज, तो न्यूज में बना रहता है। अगर आप लोगों ने आप लोग न्यूज वगैरह देखते रहते होंगे, आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा सीरियस होंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्या ये भी बताने की जरूरत है क्या? क्राउडिंग आउट इफेक्ट एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यही एक ऐसा प्रश्न है कि ये मतलब करंट अफेयर से इसका लेना देना नहीं है। इकोनॉमी का ट्रेडिशनल क्वेश्चन है 59, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। डेफिनेट सी बात है कि जब गवर्नमेंट जो है बाजार से बहुत सारा पैसा उधार लेती है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, या कम होता है, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो ऐसा होगा भी, डेफिनेट सी बात है। तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे
गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत जो है विस्तार करना चाहती है, लेकिन टैक्सेशन के थ्रू उसके पास में उतना पैसा, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो फिर वो बोरो करती है मार्केट से। जब वो बोरो बहुत ज्यादा कर लेती है मार्केट से, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम बचता है। तो डेफिनेट सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम से बता, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, तो अगर आप नाम से भी देखोगे ना तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होता, वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट विच रिड्यूस प्राइवेट। हाँ, एकदम डेफिनेशन ही है, मतलब जो ऑप्शंस में है ना वो एकदम डेफिनेशन ही है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, 59 का आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से? इकोनॉमी से क्या लगता है आपको? हाँ, अगला क्वेश्चन 62, क्राउड फंडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्या ये भी बताने की जरूरत है क्या? ये तो आप लोगों ने गलत, अगर ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा भी होगा ना, क्वेश्चन नंबर 62, तो वो इसको गलत नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में क्या लगता है? Which of the following statement about crowdfunding is oblique are correct? Crowdfunding is solicitation of funds from multiple investors through a web-based platform on social network site for a specific project. Small and medium enterprises are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedures. क्या लगता है प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? क्या लगता है? मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 62, क्या टिक किया आपने इसका? देखो, क्राउड फंडिंग का मतलब ही यही होता है ना, जैसे कई बार आपको बहुत ज्यादा फंड चाहिए, तो कई बार आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप बोलते हैं कि प्लीज आप हमें 10-10 रुपए दीजिए, आप हमारी हेल्प कर दीजिए, तो हमारा ये काम हो जाएगा, है? तो आप भी 10-20 रुपए खर्च करते हो, कोई सोचता भी नहीं है, तो उसका पेमेंट कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है क्राउड फंडिंग। अब आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो, तो डेफिनेट सी बात है नहीं कि इसमें आप क्राउड फंडिंग क्या है, इसमें आप स्मॉल अमाउंट जो है वो मल्टीपल इन्वेस्टर्स के थ्रू क्रिएट हो जाता है वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर एबल टू रेज फंड्स, डेफिनेट सी बात है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे। देखो, कमेटीज के नाम है जनरली सीधा सीधा कि कौन सी कमेटी किस, जनरली क्या होता है कि यूपीएससी किसी एक कमेटी का नाम देती है और पूछती है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है। इस बार क्या हो गया, 3-4 कमेटी के नाम दिए और फिर पूछा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, नहीं, हाँ, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया। देखो, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है वो इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए तो बनी थी, ये तो श्योर है। 1993 में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी को बनाया गया था, भारत सरकार ने बनाई इंश्योरेंस। लेकिन IRDAI जो है ना वो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के बनने के बाद बनी है, ये बनी 1999 में, वो 1993 में। तो ये पहला गलत हो जाता है। एल.सी. गुप्ता कमेटी, प्रिपेयरिंग ए रोड मैप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया, ये सेबी के अंतर्गत, हाँ ये सेबी के अंतर्गत आती है, 1996 में इसको बनाया गया था। उर्जित पटेल कमेटी, ये तो सबको पता होता है कि उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिफॉर्मिंग बैंक लैंडिंग टू द हाउसिंग सेक्टर, नहीं, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। YH मालेगांव कमेटी, प्रिपेयरिंग ए रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स इन माइक्रो, हाँ ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए YH मालेगांव कमेटी बनी 2010 में, 2010 में इसको बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, 2 एंड 4, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने सही किया होगा। एनबीएफसी के बारे में पूछा है। अच्छा, ये बताओगे क्या एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है क्या? सेविंग अकाउंट, आपको लगता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के थ्रू जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है क्या? एनबीएफसी नहीं करती है। हाँ, नहीं करती है, सही है स्टेटमेंट। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाँ, करेक्ट पूछा है, तो पहला सही है। तो अब देखो कि पहला कहां कहां पर है, तो इसका आंसर ए एंड बी में से ही होगा।
देखो जब भी आप एनबीएफसी पढ़ते हो ना, तो एनबीएफसी के बारे में जो पहला स्टेटमेंट बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। पढ़ाया ही जाता है एनबीएफसी के बारे में, वेरियस टाइप्स की होती है। तो ऑल द एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव बी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। देखो जो एनबीएफसी जो है एक तरीके से, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ एनबीएफसी जो है वो सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए है, बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी हैं जो एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जैसे काम करती हैं। बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। तो सारी एनबीएफसी तो आरबीआई के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होंगी, समझ रहे हो आप। जैसे कुछ एनबीएफसी ऐसी है कि जो सिक्योरिटीज को ट्रेड करती है, तो वो आरबीआई के थ्रू होगी, वो सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें सेंस लगाते हो तो आप क्लियर कर पाओगे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर तो आ गया, ये दो ही स्टेटमेंट से आ गया। फिर भी देख लेते हैं, एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी क्या कोई चेक जारी थोड़ा ही करती है, गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट भी। DICGC इज नॉट अवेलेबल टू द डिपोजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। हाँ, तो DICG आपको पता है ना क्या है DICGC। बैंकिंग में जो आप अपना डिपॉजिट करते हो तो उस पर एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो एनबीएफसी के लिए नहीं होता। तो हाँ, इसमें वो इज नॉट अवेलेबल, तो इसका आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आप थोड़े से फंसे होंगे, क्योंकि देखो जब आप लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो हमें पता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एक होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूएनडीपी उसको इश्यू करता है। और उसी की तर्ज पर नीति आयोग ने भी स्टार्ट करना किया, उसी की तर्ज पर जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसी के आधार पर। क्योंकि उसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी आती भी नहीं थी, तो लगा कि चलो एक बार देखते हैं। तो उसी के आधार पर इसको नीति आयोग ने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को इश्यू करना स्टार्ट किया। इस पर क्वेश्चन, अभी हम जो पहला स्टेटमेंट है उसको साइड कर देते, दूसरे को पढ़ो। एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स। देखो ये बात भी सच है कि आप 12 के 12 इंडिकेटर्स को काउंट नहीं करते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी आप तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई ऑफ नीति आयोग एंड एमपीआई ऑफ यूएनडीपी। तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आप लोग सोच सकते हो कि जो मेंटल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई ऑफ नीति आयोग, ये नीति आयोग के अंतर्गत तो है मेंटल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट, लेकिन यूएनडीपी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इश्यू करता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखो ये हमें पता है कि यूपीएससी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर पहले भी प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछता था इस तरीके से कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन इश्यू करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता। इस बार उसके इंडिकेटर्स में घुसकर पूछा और कंपेयर किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। तो तीसरा स्टेटमेंट जैसे गलत होता है ना, तो आपके पास में फिर दो ऑप्शन बचते हैं, ए एंड डी। अब तो ये तो श्योर हो गया कि भाई दूसरा सही है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि दूसरा आपको सही करना पड़ेगा। अब फंस जाता है एक, एमपीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्किरे फोस्टर मेथोडोलॉजी। एक्चुअली ये अमेरिका के प्रोफेसर्स के नाम पर ये मेथोडोलॉजी है। जैसे एल्किरे है ना, ये सबीना एल्किरे है, जो फोस्टर है जेम्स फोस्टर है। तो इन्होंने मिलकर एक मेथोडोलॉजी बनाई कि जो गरीब आदमी है वो सिर्फ वो नहीं होता कि जिसकी आय कम है, या गरीबी को आप सिर्फ आय और उपभोग के आधार पर नहीं देखना चाहिए। गरीबी में क्या होता है कि बहुत सारे अभाव एक साथ होते हैं, कुपोषण होता है, आय की भी समस्या है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड की समस्या है। तो ये जो अल्किरे फोस्टर मेथोडोलॉजी है ना, ये यह बताने की कोशिश करती है। अमर्त्य सेन ने भी इसके बारे में, मतलब अमर्त्य सेन भी इस बारे में बात करता था। तो जो अल्किरे मेथोडोलॉजी है, इसने अमर्त्य सेन का भी जिक्र किया था, जो ये प्रोफेसर हैं अल्किरे और फोस्टर। तो प्यारे बच्चों, इसमें यह है कि पॉवर्टी को सिर्फ आय और उपभोग के आधार पर नहीं देखना है, इसके अलावा गरीबी के साथ में बहुत सारे अभाव होते हैं, उनको भी एड ऑन करना चाहिए। गरीबी को सिर्फ आय और उपभोग के आधार पर ही नहीं देखना चाहिए। तो ये है अल्किरे फोस्टर मेथोडोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाता है, तीसरा गलत हो गया, हाँ 1 और 2, ए इसका आंसर हो जाएगा। डन। तो ये है।
तो कुछ और भी क्वेश्चन है क्या इकोनॉमी से खत्म हो गए? हाँ, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन थे, तो कितने सही हुए आप लोगों के? देखो 50% तो एटलीस्ट सही होने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे सही करोगे, लेकिन हाँ 50% क्वेश्चन सही होने लायक थे, उनको आप सही कर सकते थे। चलिए कुछ एथिक्स के प्रश्न हैं, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। एथिक्स के प्रश्न कौन कौन से हैं? 76, 77, 78। देखो कई बार क्या होता है ना प्यारे बच्चों, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था। देखो पेपर रियलिटी में टफ था, नो डाउट, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो टफनेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे एथिक्स से 3 क्वेश्चन है, जनरली एथिक्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन एथिक्स की केस स्टडीज पर 3 क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, वो 3 के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिस भी बच्चे ने एथिक्स को थोड़ा सा ही पढ़ा होगा ना, वो उनको गलत कर ही नहीं सकता। अब आप खूब सोचो कि हाँ भाई ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ थे, या 10 से 20 क्वेश्चन की सब्जेक्ट में बहुत टफ थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और हमेशा हर बार ऐसा होता है कि जो उस टफनेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन इस पेपर में वही करने का काम कर रहा है। अगर आप सिंपली उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे भी ना, तो आप उसको सही आंसर ही करोगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर एक्स ए सीनियर ऑफिसर was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on quality to make profits. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स एक सीनियर ऑफिसर है और वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देख रहा है, और उसने देखा कि जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो उस वैक्सीन की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जो वैक्सीन लगानी थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे समय में जो मिस्टर एक्स है वो क्या करेगा? सीधी सीधी सी बात सिर्फ इतनी है। अब आपको बताओ उसको क्या करना चाहिए, या चलो एक बार पूरा देख लेते हैं। हाँ, डिस्पाइट immense pressure to manage the issue due to vested interest, he raised his voice based on the principle of public administration, which he learned during various training programs attended across his career. He reported the issue to the appropriate vigilance authority and halted the contract to ensure citizen welfare. Which one of the following principle of public administration was most strongly demonstrated by Mr. X action? तो मिस्टर एक्स का जो एक्शन है इसको क्या कहना चाहिए ये इसमें बताया गया है। देखो जो एस्पिरिट डी कोप्स है, तो एक टीम भावना हो गई। दूसरा इक्विटी। देखो इक्विटी का मतलब तो ये हो गया कि भाई सभी के साथ में एक समान व्यवहार करना है बिना किसी भेदभाव के। अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कि आप अपने काम को किसी दूसरे को सौंप दे रहे हो, अपने से नीचे के अधिकारियों के पास में। देखो अकाउंटेबिलिटी, किसी भी सिविल सर्वेंट के पास में अकाउंटेबिलिटी जब भी एथिक्स पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है कि आप कानून के प्रति, आप जनता के प्रति अकाउंटेबल है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो वैक्सीनेशन प्रोवाइडर कंपनी है वो क्वालिटी के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी कानून के साथ में आपकी जनता के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सी हो जाता है। थोड़ा सा भी आप इसमें दिमाग लगाओगे ना, आप इसमें सी ही टिक करोगे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन 77 है। In a multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet. Okay. गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है कि एक ट्राइबल एरिया में एक लैंड को एलोकेट किया है वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए। ट्राइबल एरिया में गवर्नमेंट ने एक लैंड को एलोकेट किया है कि यहाँ पर एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। तो डेफिनेट सी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी। तो ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है। विच क्लेम दैट द लैंड वाज सेक्रेड एंड क्रिटिकल टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी। हाँ, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके कल्चरल आइडेंटिटी के लिए अच्छा नहीं है, उनकी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम अर्बन रेजिडेंट्स एंड लोकल इंडस्ट्री सपोर्टेड द प्रोजेक्ट। जो अर्बन रेजिडेंट है, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट की वजह से, कूड़े की वजह से बहुत सारे हेल्थ कंसर्न जनरेट हो रहे हैं। The conflict has escalated with road blockades, social media campaign and allegation of police excesses.
As a responsible government official, you are tasked with resolving the situation through mediation, ensuring a sustainable outcome that balance environmental needs, tribal rights, and urban public health. Consider a following statement. आपको बताना है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्राइबल पीपल है वो उसके अगेंस्ट में है, एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी स्टैब्लिश करनी है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में पहले ऑप्शन पढ़ेंगे क्यों है? ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप इसका आंसर डेफिनेटली कर पाओगे। ए सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न ऑफ द प्रोसेस। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट कर रही है तो उसको आप एक्नॉलेज करोगे, ठीक है, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल अल्टरनेटिव, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं टू द रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन प्रोसेस में इनमें से कौन कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा? देखो, पहला कंट्रीब्यूट करेगा, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उनकी सुन रहे हो। अगला है द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न विच ओवरवे द सेंटिमेंट्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, आप डायरेक्टली उसको, क्योंकि फिर तो ट्राइबल पीपल जो है वो और खतरनाक हो सकते हैं अगर आप बिना डिले किए जो है उसको इंप्लीमेंट करोगे तो। थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिंग ए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। देखो, जब भी इस तरह की स्टडी होती है ना, जो आप मेंस में भी लिखते हो, तो आप इस पॉइंट को ना हमेशा मेंशन करते हो। अगर आपको एथिक्स में कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तो आप आंख बंद करके इस तरह का एक पॉइंट लिख दो कि एक मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल लीडर भी होगा, जो शहरी लोग हैं, जो अर्बन रेजिडेंट्स है वहां से भी कोई होगा, आपस में डिस्कस करेंगे। हाँ, उसमें कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट होंगे, हैं कुछ म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, उसकी देखो, अगर ये हो जाए ना कि उसका एक असेसमेंट हो जाए और ट्राइबल पीपल्स को भी ये समझाया जाए कि देखो, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, या आपको यहाँ से क्या फायदा हो सकता है, तो अगर ये हो जाए ना प्यारे बच्चों, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो आप इसमें से जैसे ही सेकंड को बाहर करोगे तो आपके पास में आंसर होगा 1, 3 एंड 4। मुझे लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है क्या? नहीं, तो पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मिसेज एक्स इज ए मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट of a major city. Recently, she was involved in approving a contract for a public infrastructure project, a new community park. During the approval process, she received a piece of confidential information indicating that one of the shortlist contracted had a history of poor workmanship and allegations of corruption in other cities, though nothing had been legally proven. चलो पहले इसको यहां तक देखते हैं। एक सिविल सर्वेंट है जो किसी मेजर सिटी में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही है। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंटली सी वाज इन्वॉल्व्ड इन अप्रूविंग ए कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है फॉर ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ए न्यू कम्युनिटी पार्क। एक सिटी के अंदर एक कम्युनिटी पार्क स्टैब्लिश करने को लेकर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल दिया है। फिर उसको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक कम्युनिटी पार्क बनाने के लिए, उसका काम अच्छा नहीं है और उसने दूसरे शहरों में भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज की है या करप्शन किया है, आप ऐसे समझो। अच्छा जी, तो फिर आगे क्या है? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर वाई एडवाइज्ड हर। हाँ, तो नथिंग हैड बीन लीगली प्रूवन। हाँ, अभी वो लीगली प्रूवन नहीं हुआ। देखो, जब आप हर एक पॉइंट्स को एड ऑन करते हो ना, तब आप केस स्टडी में सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो। आपको किसी ने बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसकी अच्छी वर्कमैनशिप नहीं है, लेकिन अभी वो लीगली प्रूव नहीं है। आपने अपने सीनियर ऑफिसर से इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया, तो उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना है क्योंकि सिटी की रेपुटेशन खराब हो सकती है
However, Mrs. X believed that withholding such information compromised transparency and the public trust. What amongst the following should Miss X do now? तो क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? देखो 3 चीजें जो आपको याद रखनी है। उनको एक कम्युनिटी पार्क के लिए, उनको एक कम्युनिटी पार्क एक सिटी के अंदर स्टैब्लिश करना है। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल भी दिया है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसकी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है, ऐसा उसको पता चला है, वो भी लीगली प्रूव नहीं है। वो अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस करती है, तो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि आपको डिले नहीं करना है, सिटी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, इस काम को जल्दी से जल्दी कराना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी? इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटी एंड द पब्लिक। प्रोजेक्ट कमिटी को वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देगी? देखो नहीं, क्योंकि अभी तो आपको सही पता भी नहीं है ना कि इसमें सच्चाई कितनी है। और ये आपके जो सिविल सर्विसेज के जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये उसके भी अगेंस्ट में है। रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी। आप कॉन्ट्रैक्टर को हटा दोगे? नहीं। पर्पज है लिमिटेड डिस्क्लोजर टू एन ओवरसाइट कमिटी। हाँ, आप एक ओवरसाइट कमिटी बना सकते हैं लिमिटेड डिस्क्लोजर के साथ। और वो इसको ध्यान से ओवरसीइंग भी करेंगे कि हाँ कि ऐसा सच में है या नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, बी। बी इज द राइट आंसर। देखो, जब भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप मिडिल पाथ को सिलेक्ट करते हो ना, तो एथिक्स में जनरली वो सही माना जाता है। तो बी इसका आंसर हो। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ एथिक्स के प्रोसेस थे, कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो कितने सही किए आप लोगों ने, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।